रात का समय था। बाथटब में बैठा हुआ राजकुमार सोच रहा था। वो मन में कहता है, क्या हुआ? अभी जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था? वो वापस क्यों आया? उसने पहरेदारों को कैसे मना लिया? वो तो हर बार मेरे आदेशों से भी ज्यादा उस हरामी एमेंड्रिस के आदेशों को पहल देते हैं। इन सब बातों के बारे में सोचकर राजकुमार शर्माने लग जाता है और उसे अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो उस तरफ देखता है। और जब वो मास्टर को अंदर आते हुए देखता है तो वो चौंक कर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अंदर क्यों आए? मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा था ना। अपनी कमीज की बाजुओं को ऊपर करते हुए मास्टर कहता है, मुझे नहीं लगता कि आज आप किसी भी सेवक को अपने पास चाहेंगे। राजकुमार अपना मुंह फेर देता है और थोड़ा शर्माते हुए नरमाई से कहता है, ऐसे मत बोलो जैसे तुम्हें सब पता है, और मैं इस तरह से तुम्हें हर बार अपने आदेश का उल्लंघन करने नहीं दे सकता। राजकुमार के बालों को छूते हुए मास्टर कहता है, और कोई है जिसे हर बार आपका आदेश सही नहीं लगता। राजकुमार कहता है, रुको, क्या तुम मेरे बाल भी धोने वाले हो? तो मास्टर कहता है, हाँ, फेरोमोन सबसे ज्यादा बालों में ही रचते हैं। राजकुमार कहता है, ठीक है, जो करना है करो। राजकुमार के बाल धोते हुए मास्टर कहता है, आपने तब मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कह दिया था? आपको पता था ना कि ड्यूक ऐसा ही कुछ करने वाला है। राजकुमार कहता है, तुम्हें तब घिन नहीं आ रही थी? तो मास्टर पूछता है, आपके कहने का मतलब क्या है? राजकुमार कहता है, तुम्हें पता तो है फेरोमोन्स। मैंने सुना है कि छाप वाले ओमेगा के फेरोमोन से किसी और अल्फा को बहुत ज्यादा घिन आती है, उन्हें बेचैनी महसूस होती है। मास्टर हंसते हुए कहता है, युवराज ऐसी भी बात नहीं है, मैंने खुद को इस सब के लिए पहले से ही तैयार कर रखा था। तो राजकुमार पूछता है, तो तुम्हें परेशानी हो रही थी ना, है ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। जब तक छाप नहीं हट जाती तुम्हें मेरी स्मेल से इसी तरह से घिन आती रहेगी, और अगर तुम परेशान हो गए तो? मास्टर कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ अकेली घिन ही महसूस होती है। तुम? राजकुमार पूछता है, और तुम्हें क्या महसूस होता है? तो मास्टर बताता है कि मुझे कुछ जानी पहचानी फेरोमोन्स की स्मेल भी महसूस होती है, और वो स्मेल आपके फेरोमोन्स के स्मेल से बहुत ज्यादा मिलती है। राजकुमार हैरानी से कहता है, क्या? सुबह नाश्ता करते समय राजकुमार बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। वो मन में कहता है, मेरे फेरोमोन्स की स्मेल से काफी ज्यादा मिलती है। किसकी होगी वो स्मेल? वो किसी न किसी ओमेगा की ही होगी। क्या वो इसका प्रेमी था? मुझे तभी उससे पूछ लेना चाहिए था। मैं इडियट की तरह चुपचाप बैठा क्यों रहा? क्या मुझे जलन हो रही है? नहीं, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा। इतने में बटलर कहता है, युवराज, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। बटलर की बात सुनकर राजकुमार एकदम से घबरा जाता है। उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है और वो कहता है, तुम्हें भी ऐसा लगता है? जी युवराज, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। अभी तो ठीक से आपकी मंगनी की रस्म भी नहीं हुई, आप उसके साथ ऐसे घूमने कैसे जा सकते हैं? राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, ओह, तो तुम इस बारे में बात कर रहे थे। बटलर कहता है, युवराज, आप इस बात को इतने हल्के में मत लीजिए। राजकुमार कहता है, अब हमारी मंगनी इतनी जल्दी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि बाकी सब चीजें भी जल्दी जल्दी होंगी, और अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जल्द ही रस्म की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मन में कहता है, हमारी कभी भी शादी नहीं होने वाली, तो कम से कम हमें मंगेतर होने का नाटक अंत तक सही से करना चाहिए ताकि हम अमेंड्रिस को मूर्ख बना सके। बटलर कहता है, पर युवराज, आपके मंगेतर की शादी की चर्चा कुछ समय पहले ड्यूक के तीसरे बेटे से चल रही थी। क्या आप सच में ऐसे इंसान पर विश्वास कर सकते हैं जो इतनी जल्दी इरादा बदल गया? थोड़ी शैतानी हंसी के साथ राजकुमार कहता है, ओह, तो तुम्हारी ये समस्या है। तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ शांति से पर्दे के पीछे करूं ताकि ड्यूक को कोई समस्या ना हो, उसे कोई दुख या परेशानी ना हो। हाँ? लगता है राजकुमार तुमने बटलर की बात ठीक से सुनी नहीं। युवराज, मतलब मैं समझा नहीं। ड्यूक का सबसे क्या लेना देना? ड्यूक की किसे परवाह? और आपको भी ड्यूक और उसके तीसरे बेटे की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वो आपको सच्चे दिल से चाहता है या नहीं, या फिर उसके इतनी जल्दी इरादे बदलने के पीछे क्या नियत है। मैं और ज्यादा उसके परिवार का जिक्र नहीं करूंगा कि उसके घराने और आपके घराने में कितना अंतर है, पर सच्चे प्यार नाम की चीज पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि ये बस उसकी कोशिश हो अपनी जाति और वर्ग बदलने की। कुलीन वर्ग की लालसा तो सबके मन में होती है। कुलीन वर्ग वो होते हैं जिनके हाथ में राज्य के फैसले लेने की शक्तियां होती हैं। उसके बाद जो अमीर लोग होते हैं उन्हें उच्च वर्ग कहा जाता है। उसके बाद आता है मध्यम वर्ग जिसमें व्यापारी और भी कुछ जातियां, और उसके बाद आता है निचला वर्ग जिसमें वो लोग आते हैं जिनके पास धन एवं शक्तियों की कमी होती है। राजकुमार ये बातें सुनकर मन में कहता है, रुको, तो तुम अमेंड्रिस की नहीं मेरे तरफ हो? सच में मुझे तुमसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी।
पर तुम्हारी बातों से साफ तौर पर झलक रहा है कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ध्यान रखूंगा, पर मैं जा रहा हूँ। हाँ युवराज, जो आपकी मर्जी। राजकुमार कहता है कि मैं कल दोपहर को निकलूंगा, क्या तुमने किसाद के महल में संदेश पहुंचा दिया है? बटलर कहता है, जी, अब तक तो वो आपके स्वागत की तैयारियों में लग भी गए होंगे। राजकुमार खुशी खुशी गुनगुनाते हुए नाश्ता करना शुरू कर देता है और बटलर मन में कहता है, हाँ ये बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अगले दिन दोपहर के समय राजमहल के सामने राजकुमार बग्गी में बैठा हुआ अपने मन में कहता है, आज तो मौसम भी कितना अच्छा है। हालांकि उस हरामी ने नतीजे की परवाह किए बिना हीट में आकर बहुत कुछ कर दिया, पर चीजें फिर भी काबू में रहीं। अब जबकि मैंने अपनी मंगनी की घोषणा कर दी है, अब वो खुलेआम मेरे लिए ज्यादा परेशानियां पैदा नहीं कर सकता। अब भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि मैंने किसाद के महल को क्यों चुना है। क्योंकि पीढ़ियों से केबला राजघराने के लोग अपने पति या पत्नी को शादी में किसाद का विदा तोहफे में देते हैं। सबको यही लगेगा कि मैं अपने मंगेतर को उसका तोहफा दिखाने ले जा रहा हूँ। शायद मास्टर इस बारे में नहीं जानता, पर अगर उसने इन सब चीजों को गंभीरता से ले लिया तो मैं क्या करूँगा? खैर, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई परेशानी होगी। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर जब हम रिश्ता बनाएंगे तब बहुत ज्यादा दर्द ना हो। वैसे सब कुछ ही कितना अच्छा है ना? नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। इतना टाइम हो गया, वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? इतने में राजकुमार से आकर सारथी कहता है, युवराज। राजकुमार उससे पूछता है कि क्या? तो वो कहता है कि बहुत देर हो गई है, आप क्या करना चाहते हैं? राजकुमार कहता है, नहीं, इतनी देर तो नहीं हुई। तो वो कहता है कि माफ कीजिएगा युवराज, पर आधा घंटा ऊपर हो गया है। राजकुमार मन में कहता है, क्या आधा घंटा लेट हो गया? वो आधा घंटा और उसने मुझे कोई संदेश नहीं भेजा। और कहता है, इतना टाइम तो कभी कभार रास्ते में लग जाता है। सारथी जी कहकर चला जाता है। हर गुजरते हुए मिनट के साथ राजकुमार की घबराहट बढ़ रही थी और सारथी फिर से आकर कहता है कि युवराज, 1 घंटा होने को आया है, अगर हमने और ज्यादा इंतजार किया तो हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। राजकुमार कहता है कि 5 मिनट और। सारथी थोड़ी आनाकानी करता है तो राजकुमार कहता है, मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगा। और मन में कहता है, मैं 5 मिनट तो इंतजार कर सकता हूँ, हाँ मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, पर बाद में अगर ये बात सामने आई कि तुमने मुझे धोखा दिया है, फिर घोड़े की आवाज आती है। राजकुमार उस तरफ देखता है। मास्टर आ गया था, पर मास्टर वहां पर जख्मी हालत में पहुंचा था। उसके सर पर चोट लगी हुई थी, उसका माथा सारा खून से भरा हुआ था। उसे ऐसी हालत में देखकर राजकुमार चौंक जाता है। राजकुमार मास्टर को देखते ही रह जाता है। मास्टर को यह चोट कैसे लगी, उसे आने में देर क्यों हुई? क्या राजकुमार का अमेंडस को लेकर अंदेशा गलत सिद्ध हुआ? क्या वो चुपचाप नहीं बैठेगा? ये सब बातें हमें अगले पार्ट में पता चलेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।